नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसकेबी मंटू सर। डियर व्यूअर्स, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और दशहरा का त्यौहार एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम प्रस्तुत हैं आपको एक नए पार्ट में, और इस पार्ट का नाम है पार्ट 4। इस 4th पार्ट में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को ऐसे तरीके से बताऊंगा जिसको आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं। माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई संख्या है। मान लीजिए a कोई संख्या है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है जहां 0 से बड़ा या बराबर है r से बड़ा है b। ये कंडीशन रखा गया है। और यहाँ पे एक बात मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा कि यदि हम संख्या को मानते हैं तो हम इसे धनात्मक पूर्णांक मानना होगा, यानी दिमाग में रखना है कि धनात्मक पूर्णांक है। a कोई संख्या है, यानी संख्या मतलब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यही बात है, जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यानी आप मेरी बात समझ गए होंगे। संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको अंडरस्टूड रखना है कि यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ली गई है। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, यानी फॉर्मेट जो लिखा है उस फॉर्मेट को थोड़ा सा कंसीडर करें। यानी सब जगह 6q+3 और 6q+5 के रूप फॉर्म में और 6q+1 के फॉर्मेट में हमें लाना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए आपको क्या दिखाई देगा, इसलिए आप जो नंबर a माने हैं वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी a बराबर हमें b से भाग देना है और हमें भागफल के रूप में q मिला है और शेषफल के रूप में r मिला है, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बराबर है b। यानी v की वैल्यू जो है 0 से लेकर यानी b से छोटी वैल्यू हम लिख सकते हैं। किसका वैल्यू? r का वैल्यू। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस नंबर को हमने a इक्वल टू क्या लिखा है, यहाँ पे उस नंबर को आप सपोज कर ले, यानी 6q+1 के फॉर्मेट में है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि a बराबर क्या होता है bq, यानी b के जगह पे क्या है 6 और q के जगह पे q है और शेष के जगह पे 1 3 5 जो भी लाना है। यानी अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो रहा है, इसलिए आप b यानी r की जो वैल्यू लेंगे, कहां से कहां तक लेंगे, r का वैल्यू हमें 0 1 2 3 4 और 5 तक लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिए 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b, यानी b की वैल्यू 0 से लेकर मतलब 5 तक हमें लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6q+ के फॉर्म में है। 6 मतलब a बराबर b का मतलब 6, यानी v की वैल्यू जो है 6 से पहले वाली तक नंबर हम लोग ले सकते हैं। कहां से? 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा या बराबर है, यानी r के लिए 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b। यानी आप r कहां से लेंगे? 0 से लेकर 5 तक। अब आपको काम करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। तो सबसे पहले चूंकि एक नंबर, कोई भी नंबर चूज कीजिए, एक नंबर हमने चूज किया, नंबर a है और एक किसके बराबर चूज करना है 6q+1 के फॉर्मेट में, यानी यहाँ पर इस फॉर्मेट में मैंने चुनाव किया। तो अब हमें r के जगह पे क्या रखना है, r के जगह पर रखना है 0। अब रख दीजिए, यानी 6q और प्लस r के जगह पे हमने 0 पहले रखा, यानी 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6q। 6q मतलब 6 का टेबल, यानी 6 का पहाड़ा, और 6 का पहाड़ा क्या होता है, 6 का 1 6 में 12 7 18, यानी q का मान कुछ भी आप रखिए, एक रखिएगा 6 कम 6, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, यानी कैसा मिला संख्या बच्चों, सम संख्या। आइए देखते हैं फिर से आगे। फिर से एक संख्या हमने चुनाव किया 6, a बराबर 6q+, अब की बार हम यहाँ पे 1 रखते हैं। इसी नंबर में अगर हम कुछ नंबर रखें, अब की बार हम 2 रखना चाहते हैं, 2,
2 रख के देखा जाए, यानी यहाँ पर 0 के बाद 1 रखना होगा ना, 1 रखते हैं, यानी अब यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 के जगह पे हमें आर के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ पे 0 मैंने रखा था, 6 क्यू प्लस हमने 1 रखा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे टेबल पढ़िए आप, यानी अगर 1 रखते हैं 6 कम 6 और 1 7, 7 कैसी संख्या होगी, विषम। 2 रखिए ना, 6 दूना 12 और 1 13, यानी विषम संख्या, यानी आप यहाँ पर क्या प्राप्त कर रहे हैं, विषम संख्या। आइए फिर से अगला देखते हैं, एक और नंबर, फिर से एक नंबर हमने ए सिलेक्ट किया, 6 प्लस, अब आर की जगह हम क्या रखें, अब की बार आर की जगह हम, जैसे कि यहाँ पे आर की जगह पे हमें क्या रखना है, डायरेक्ट में बना रहा हूँ 3 रखना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब में 1 1 रखा था, 1 ठीक है, मैं 1 रखता हूँ पहले, लेकिन आर की जगह रखना क्या है हमें, अब 2 रख के देखते हैं, तो 2 रख दिया जाए, तो 6 क्यू, आइए यहाँ पे 1 रखिए, 6 कम 6 और 2 8, कैसा संख्या प्राप्त होगा, सम। 2 रखिए ना, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कैसा संख्या मिलेगा, सम संख्या। इस चीज को ध्यान देते चले। इसी प्रकार से अगर हम लोग नंबर सेलेक्ट करते चले, अब की बार 6 प्लस 3 रखें, आर के जगह हम 1 2 3 सब रख रहे हैं, तो यहाँ पे चेक कीजिए, 1 रखिए पहले, 6 एकम 6 6 3 9, विषम संख्या। 2 रखिए, 6 दूना 12 12 3 15, यानी ये हो गया विषम संख्या, विषम संख्या। और इसी प्रकार से अगला नंबर चूज कीजिए, फिर से ए बराबर 6 प्लस आर, आर की जगह अब की बार क्या रखना चाहेंगे हम लोग, 4 रख के देखिए, रखिए 4। अब यहाँ पे सोचना ये है कि यहाँ पे 1 रखिए, 6 एकम 6 और 4 10, सम संख्या होती है। 2 रखिए, 6 दूना 12 और 4 16, ये भी सम संख्या आएगा, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सम संख्या है, सम संख्या। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 6 प्लस अब की बार हम 5 रख के देखते हैं। अब यहाँ फिर से नंबर रखिए, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 2 रखिए, 6 दूना 12 और 5 17, फिर से विषम संख्या। 3 रखिए, 6 3 18 और 5 23, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं विषम संख्या। और आपने ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ सम संख्या आया, देखिए यहाँ पे ये सम संख्या हो गया, 2 वाला में सम संख्या हो गया, फिर 4 वाला में सम संख्या हो गया, बाकी सब विषम संख्या आ गया। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 या 6 प्लस 7 या 6 प्लस 9 जो भी फॉर्मेट में आएगा वो सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, इस क्वेश्चन में गड़बड़ होने वाली बात यहीं पर है, यानी ये जो 6 प्लस 1 का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यानी जब भी ऐसा फॉर्मेट होगा तो आप यानी जो आर की वैल्यू है कहां तक लेंगे, 6 से कम लेंगे। यानी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, स्पेशल ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन इसी प्रकार का हो, जैसे मान लीजिए NQ प्लस 1 के फॉर्मेट में दे रखा हो और आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि ये जो है NQ प्लस 1, या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ NQ प्लस यहाँ पे कोई विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या, विषम संख्या, जैसे यहाँ पे विषम संख्या क्या क्या रह सकता है, 1 2 3 5 7, तो यहाँ पर आपको R की जगह क्या लेना है, R की जगह n से छोटा मान लेना है, n से एक छोटा मान लेना है, थोड़ा यहाँ पे फिर से कंसीडर करेंगे। n से छोटा मान मतलब जैसे यहाँ पे 6 प्लस 1 के फॉर्मेट है, तो b का r का मान कहाँ तक लेंगे, 6 से छोटा, एक छोटा वैल्यू, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5, यानी इसका मतलब यही है, r बराबर लेना है n से एक छोटा मान, यानी कहाँ से कहाँ तक लेना है, यानी 0 1 2 3 4 5, और हमें लेना है मतलब कहाँ तक, n-1 तक, n नहीं लेंगे, बस इतना आपको ध्यान में रहना है। और इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n
अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यानी एंडिंग में शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। या इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 6 के पावर n का इकाई का अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास एप्लीकेशंस हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है कि जीरो कब होगा किसी नंबर में, जब 2 और 5 का गुणनफल होगा तब। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कि किसी संख्या के अंत में तभी शून्य आ सकता है, शून्य हो सकता है जब वह संख्या 2 गुने 5, 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो, यानी 2 गुने 5 के n के रूप में होगा, तभी वह संख्या के अंत में शून्य आएगा, अर्थात 0 होगा, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहले। इसलिए 6 के पावर n को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। इस फॉर्मूला से आप देखिए a के पावर n गुने b के पावर n को आप a गुने b और इसका पावर n आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 के पावर n का फैक्टर क्या है, 2 के पावर n और इंटू 3 के पावर n। लिखेंगे चूंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये हो गया इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका। बिल्कुल इजीएस्ट वे में आप इसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड में हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज करना है। आप लिखेंगे माना कि यहाँ पे n जो है n बिलोंग्स कर रहा है किससे, n से, यानी कि प्राकृत संख्या से। इसलिए आप n बराबर क्या मान लेंगे कि वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, यानी अनंत तक संख्याएं हैं। इसलिए आप 6 के पावर n यानी 6 के पावर n के जगह पे सबसे पहले 1 रखेंगे, यानी 6 के पावर 1 मतलब 6। यहाँ पे 2 रखेंगे पावर में, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। अगर आप 6 के पावर 3 रखते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम अंक कितना है 6, और 6 का कोई भी पावर कीजिएगा तो हमेशा अंतिम अंक क्या आएगा 6 आएगा, और ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सारा नंबर आएगा। इससे स्पष्ट होता है वह है कि 6 के पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य यानी 0 शून्य नहीं हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और इसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको बनाने का तरीका, इसमें कुछ फॉर्मेट होता है, लैंग्वेज फॉर्मेट, वो हमेशा वैसा ही लिखा जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दें। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां
यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है अर्थात, यानी दैट इज अर्थात √2 बराबर P बटा Q, सॉरी, अर्थात √2 बराबर P बाई Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा P और Q में एक के अलावा कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये फॉर्मेट जो है ये बार बार आपको लिखना है, इसलिए इसे आप बार बार पढ़ के याद रखें। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बात कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो अंक रहे उसे ही आप यहाँ पर मानेंगे। √2 दिया है तो √2 बराबर P बाई Q रखेंगे, √3 दिया रहेगा तो √3 बराबर P बाई Q मानेंगे, √4 रहेगा तो √4 बराबर P बाई Q मानेंगे, √5 दिया हो तो √5 बराबर P बाई Q मानेंगे। हालांकि √4 का मतलब होता है वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या बन जाती है। आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट पहला समझ में आ गया। तो हॉट टिप में आपको क्या समझ में आया? हॉट टिप में आपको याद रखना है, हॉट टिप में कि √n बराबर जो भी दिया हो उसी को हम लोग मानेंगे P बटा Q। जैसे √2 दिया हो तो इसी को P बाई Q मानेंगे, √3 दिया हो तो इसी को हम P बाई Q मानेंगे। ये बात आपको पहले दिमाग में सेट करना है, यानी जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको हॉट टिप बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन इजीएस्ट हो जाए। आइए देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हमें कुछ ऐसे लिखना है, यानी ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखे जाएंगे जितना भी √n के फॉर्मेट में होगा उसे। अब हमें क्या करना है, इसलिए लिखना है कि √2 बराबर यहाँ पर लिख देंगे P बटा Q, ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे कॉमा देके लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको लिखना है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर P अपॉन Q का स्क्वायर करना, लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर ये एक सेकंड रूल है जो करना ही है, हमेशा इसमें स्क्वायर करना। इस बात को ध्यान रखना। पहला रूल ये है कि आपको इतना लैंग्वेज लिखना है। दूसरा रूल क्या है कि आप इसका स्क्वायर करेंगे। ये दो रूल हो गया। आइए देखते हैं इसको करके। 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ओनली 2, और आप देखेंगे P का स्क्वायर P स्क्वायर रख देंगे और Q स्क्वायर Q स्क्वायर रख देंगे। ये एक प्रोसेस करने के बाद आप बाइसियम कर देंगे। ये तीसरा रूल, यानी कि आप इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, P के इक्वल टू कुछ मानना है, यानी मान लेंगे लेट P बराबर मान लेंगे 2m। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। हमें P बराबर कितना मानना है, ये कहाँ से निकलेगा रिजल्ट, ये यहाँ से निकलेगा, यानी रूट के अंदर जो संख्या दी रही होगी उसे हम P बराबर उतना m मान लेंगे। अगर √2 रहेगा तो 2m मानेंगे, √3 रहता तो 3m मानते, अगर 5 रहता तो P बराबर 5m मानते। ये बात आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जानी चाहिए। यानी आप फिर से हॉट टिप देखें। हॉट टिप में आप याद रखेंगे कि रूट में जो संख्याएं होंगी उसी को P बराबर उतना मानना होगा, यानी n m, यानी इस फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? आइए देखते हैं अब अगला प्रोसेस। अब हमें इससे समीकरण 1 मान लेना है। अब हमें ध्यान देना है कि P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर ये बात हमें समीकरण 1 में रखनी है। आइए रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2q स्क्वायर है। समीकरण 1 में 2q स्क्वायर है। अब हमें P की जगह क्या रखना है, 2m रखना है, यानी कि 2m का होल स्क्वायर रखेंगे। हमें P की जगह रिप्लेस करना है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, यानी अब इसको ऐसे करेंगे 1 इंटू 2 लिखेंगे यहाँ पे, और इंटू Q स्क्वायर लिखेंगे इसको, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और इंटू m 2 बार लिखेंगे यहाँ पर भी। और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और इसको हम 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, 4 एकम 4, हमें 4 ही चाहिए था, और m इंटू m स्क्वायर हो गया। अब दोनों में आप ध्यान देखेंगे समीकरण, अब इसको हम समीकरण 2 में लिखेंगे।
समीकरण 2 में, समीकरण 2 से दोनों पक्षों में एक के अलावा दो भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है बाबू? इसलिए गलत है कि आपने माना था कि इनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। एलएचएस में देखिए आप, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये तो ठीक है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड इसमें एक माना था आपने, लेकिन यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यानी इसके दो गुणनखंड मिले आपको, जो कि आपने नहीं माना था, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से आप इसके किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बच्चों को परेशान करते हैं, तो सबसे पहला चीज, आप इसे 2-3 बार पढ़ें। इतनी चीजों को 2-3 बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसको आपको हर क्वेश्चन में यही बात लिखनी है, तो आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा रूल, आपको ध्यान कहाँ देना है? यहाँ पे स्क्वायर करना है। क्लियर है बच्चों? तीसरा ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम जो p बराबर मान रहे हैं वो यहाँ पे बखूबी आप ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखना है? अब यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि √2 रहेगा तो 2m मानेंगे, √3 रहेगा तो 3m मानेंगे, √5 रहेगा तो 5m मानेंगे, यानी √7 रहे तो 7m मानेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? 22m करना है। ये भी आपके मन में बैठ गया होगा। उसके बाद हमें समीकरण में मान रख देना है और दोनों तरफ एक के अलावा एक और गुणनखंड हमें प्रस्तुत करना है। और उसके बाद हमारा जो बात है, फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला बात भी हमेशा लिखना है।